अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब के हवाले से हमारे पास एक नया नाम मौजूद है। ज़राए ने हमें बताया है कि पहले, जैसे कि आपको मालूम है कि 3 नाम बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें यह था कि गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। वैसे तो मामला अभी चेयरमैन सेनेट का भी है, यूसुफ रजा गिलानी साहब अभी तक हॉट फेवरेट हैं, और लेकिन 3 पहले जो नाम चल रहे थे, आपको जैसा मालूम है, मखदूम अहमद महमूद साहब, वो पहले भी गवर्नर पंजाब रह चुके हुए हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं। फिर कमर ज़मान कायरा साहब का नाम भी बहुत गर्दिश कर रहा था, नदीम अफजल चंद साहब का भी नाम गर्दिश कर रहा था, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस दफ़ा जो गवर्नर पंजाब की जो स्लॉट है वो पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब से किसी को देना चाहेगी, और लेकिन अभी तक इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। और फिर पिछले दिनों डार्क हॉर्स का भी नाम लिया जा रहा था कि शायद कोई डार्क हॉर्स हो जिसका नाम अभी किसी को नहीं मालूम। तो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि ज़का अशरफ साहब, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के कॉन्फिडेंट भी हैं, अभी हाल ही में जब 16 महीने की PDM की गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी शरीक थी, तो उस वक्त ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी लगाया गया था, और ज़का अशरफ साहब का नाम अब गवर्नर पंजाब के लिए भी ज़ेरे गौर है। और अब ये 4 नाम हो गए हैं, और ये कहा यह जा रहा है कि ज़का अशरफ साहब का नाम भी तगड़ा नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि कंसिडर किया जा रहा है। पहले मखदूम अहमद महमूद, राना कमर ज़मान कायरा साहब और नदीम अफजल चंद, और अब हमारे ज़राए ने बताया है कि ज़का अशरफ साहब का नाम भी ज़ेरे गौर है। बट जो अंग्रेजी में कहा जाता है, देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, आखिरी नाम कौन सा होगा, कोई और इनके अलावा भी कोई और डार्क हॉर्स है, तो वो अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें जैसे ही मालूम होगा हम आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, ये गवर्नर पंजाब की सूरत हाल है। KP के गवर्नर के हवाले से अभी तक फैसल करीम कुंडी साहब का नाम ही है फाइनल, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब पंजाब के गवर्नरशिप के लिए चौथा नाम ज़का अशरफ साहब का भी ज़ेरे गौर है। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ, और आपको मालूम है बहुत से मुतनाज़े बयानात आ रहे थे मुख्तलिफ लीडर्स की तरफ से, शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से, अली जफ़र साहब की तरफ से, फिर बैरिस्टर अली गौहर साहब की तरफ से, और बहुत से डिफरेंट नाम आ रहे थे। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात जो हुई थी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, उसके हवाले से भी फिर बयान आया कि जी शायद जो फोटो ऑप था उस पर चेयरमैन, साबिक चेयरमैन PTI बानी PTI, वो जरा थोड़े से नाखुश थे। लेकिन तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास के हवाले से हम आपको बताते चलें कि मरकज और तमाम सूबों में भरपूर एहतजाज का फैसला। 30 मार्च को इस्लामाबाद में मुल्क भर से काफिले आएंगे और एहतजाज में शिरकत करेंगे। इसके बाद मरहला वार जो एहतजाज है उसका शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। लेकिन आज की कोर कमेटी में यह फैसला किया गया है कि लाहे अमल तय कर लिया गया है कि तहरीक जो है, एहतजाजी तहरीक इंतखाबात के नताइज के खिलाफ वो जारी रहेगी। इजलास में तमाम गलत फहमियों को दूर किया गया, अब हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं, और आज खुशगवार माहौल में इजलास हुआ। ये कोर कमेटी का जो प्रेस रिलीज आई एलामिया, उसमें यह बताया गया। फिर कोर कमेटी का फैसला हतमी तसव्वुर होगा। इससे पहले बहुत सारे बयानात आ जाते थे, कोई ना कोई अपनी जगह बयान दे देता था। कमेटी के इल्म में लाए बगैर कोई फैसला नहीं होगा। मीडिया पर कोर कमेटी के फैसले के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, आज ही मैं देख रहा था शेर अफजल मरवत साहब एक निजी टीवी पर इंटरव्यू दे रहे थे, और उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की, कुछ जो पुरानी बातें थीं और कुछ नई बातें। उनका यह ख्याल था कि उनके जो बयानात हैं या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है मुख्तलिफ रंग देकर पेश किया जा रहा है। फिर PTI कोर कमेटी मीटिंग में शेर अफजल मरवत ने अपने मुतनाज़े बयान पर माजरत भी की। आइंदा कोई भी मुतनाज़े बयान ना देने की यकीन दहानी भी करवाई। कमेटी ने शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर अली जफ़र को भी मुतनाज़े बयान देने से बाज रहने की हदायत की है, और इससे नुकसान हो रहा है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे अकबर एस बाबर साहब के हवाले से कि उन्होंने जो दोबारा एक दरख्वास्त दे दी है वजारत दाखिला में, जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से उनका केस चल रहा है, उस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दी है, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ सियासी मंजरनामे पे भी बात करेंगे। इन्हीं तमाम मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा बट यंग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। सायरा बानो साहिबा, सीनियर रहनुमा
अगेन बट यंग GDA, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शौकत महमूद बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सायरा बानो साहिबा से आगाज करना चाहूंगा। सायरा बानो साहिबा, ये अब बहुत से मामला चल रहे थे PTI के अंदर, यकीनन आप उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अब जो है आइंदा के जो फैसले होंगे वो सियासी लीडरशिप करेगी, और जो बहुत सारे वकला उसमें शामिल हुए हैं उनको नहीं मतलब कहा जाएगा कि वो ज़रा थोड़ा से बैक फुट पे चले जाएं। और ये पिछले दिनों अली मोहम्मद खान साहब जो उनके सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने भी ये बयान दिया था। लेकिन आज तो आपको क्या लगता है कि अभी तक इनके अपने इख्तलाफात की वजह से जो भी हुआ नुकसान हुआ, जिस तरह के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक किया उसका शायद शेर अफजल मरवत कहते हैं कि उसकी वजह से नुकसान हुआ, अगर MWM के साथ जाते तो शायद ना होता, या JUIS मौलाना समीउल हक की पार्टी के साथ जाते तो नुकसान होता। तो आपको क्या लगता है कि ये, और दूसरा ये एहतजाजी जो इनकी तहरीक है, क्योंकि आप लोग भी सिंध में जारी रखे हुए हैं इंतखाबात के नताइज के खिलाफ, तो आपको क्या लगता है कि इसका कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि इस वक्त शायद सियासी इस्तेहकाम चाहिए मौशी इस्तेहकाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये सारे इस्तेहकाम क्या हम ही ने लाने हैं? जिन्होंने पाकिस्तान को इस बंद गली में पहुंचाया, क्या उन्होंने कोई एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि जिस किस्म के इलेक्शन हुए हैं और जो आपने ये देखा है 8 फरवरी के बाद से जो हालात हुए और उससे पहले भी 16 माह में, तो ये मुल्क क्या इसके बाद क्या सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा? बाकी माशी इस्तेहकाम की तो बात ना करें। वो कहते हैं माशी इस्तेहकाम ऐसे नहीं है जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो और उससे आपको बुखार हो, तो पहले इन्फेक्शन को दूर करना चाहिए। बुखार का हवा हम लोगों ने ज्यादा उड़ाया हुआ होता है कि माशी इस्तेहकाम, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों अरबों की करप्शन निकलती है, तो वो इसी मुल्क के इसी जो इकोनॉमी का पहिया है उसी में से ये पैसे निकलते हैं। बाकी आपने अभी प्रोग्राम के शुरू में कोर कमेटी का भी कहा, तो वो अब जाहिर है मैं तो PTI का हिस्सा नहीं हूँ, और लेकिन जो दिखने में आता है कि एक होनी चाहिए, और मैं ये समझती हूँ ज़मीर साहब के मौरसी सियासत कहते हैं, लेकिन अगर मौरसी सियासत ना हो तो उसके कुछ क्या कहते हैं उसको, नुकसानात भी होते हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। कि चाहिए तो ये था कि इस मुश्किल हालात में अलीमा खान साहिबा इसको संभालती और जो इंस्ट्रक्शन खान साहब से मिलती वो यहाँ पर पहुंचाती। यहाँ पर हर दूसरा बंदा जो अडयाला से घूम कर आ जाता है। एक मिनट सायरा बानो साहिबा, ये वही खातून ये बात कर रही हैं कि मरूसी सियासत के मतलब ना होने के नुकसानात भी होते हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे प्रोग्राम में हमेशा आपने मरूसी सियासत के खिलाफ बात की है। आपने सिंध में देखा कि आप कहती हैं कि जी वो भुट्टो डायनेस्टी जो है वो चलती आ रही है, पंजाब में बाकी शरीफ खानदान की डायनेस्टी है, और दीगर जहां पे भी मरूसियत है सियासत में, आप उसके खिलाफ बोलती रही हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर इस थोड़े से जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो आप यकीन नहीं करें जो इनके कारकुनान है शायद इनको अंदाजा नहीं है, उनके कारकुनान में बहुत मायूसी फैली हुई है, क्योंकि हर दूसरा बंदा एक यहाँ पर लीडर बन के उभर रहा है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने बात किससे करनी है, या आया ये जो बात कर रहा है ये किस ग्राउंड पे कर रहा है, ये किसकी इस बात की हकीकत क्या है। मैं उस हिसाब से कह रही हूँ कि हमारे यहाँ एक सोच बनी हुई है, हम इस मौरसी सियासत के खिलाफ हैं, लेकिन ये बहुत लंबा मौजू है, अब इतनी भी मुखालफत नहीं होनी चाहिए कि जाहिर अब एक हल्का या इलाका होता है, उसको अगर किसी MNA ने संभाला है तो अब वो एक पूरा एक चीज लेके चलता है। खैर ये तो दूसरा मौजू हो गया, लेकिन इस वक्त जो हालात थे, अलीमा खान साहब उनकी तरफ सब देख रहे थे, ये पता था कि खान साहब की बहन है, कि जाहिर है उन्होंने कोई मुस्तकिल तौर पर इस पार्टी को नहीं संभालना था, खान साहब बाहर आते आके वापस से अपनी पार्टी की बागडोर संभालते, लेकिन इस वक्त जो यकजा करना था वो उनका कोई फैमिली मेंबर ही कर सकता था, क्योंकि ये हालात ऐसे हो गए कि हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। शुएब शाहीन साहब कहाँ हैं? सही, शुएब शाहीन कहाँ पे है? बिल्कुल सही। लेकिन सायरा बानो साहिबा, अब जो तहरीक जो चलाने की बात है, एहतजाजी तहरीक, आप क्या समझती हैं कि आप लोग भी सिंध में पहले चलाया, आप लोगों ने बहुत बड़ा जलसा किया, आप लोग भी इस मतलब मुसलसल इनका हिस्सा रहेंगे जो भी तहरीक चलाएंगे, एहतजाजी तहरीक इंतखाबात के नताइज के खिलाफ? क्योंकि JUIF भी इनके साथ मौजूद थी, पिछले हमने कुछ जलसों में देखा, जलूसों में, एहतजाजी जलसों में।
जमीर हैदर साहब, मतलब जो अगर अपने मुल्क के हालात देखे जाएं, जो मैं आपको बिल्कुल सच तज्जिया बताऊंगी कि मेरे ख्याल में इन चीजों का कोई ऐसे सच फायदा होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर कौन सा लोगों में क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, बड़े हाई मोरल्स हैं लोगों के जो ये इस चीज को वो करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अभी हम लोगों ने साथ किया था, आप JUI को देखें कि मौलाना साहब साथ थे, लेकिन उन्होंने मुल्क के वसी तर मफाद में यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे दिया। सही। तो यहाँ पर जो हम सियासतदान हैं, मैं आपको बताती हूँ सिर्फ 1 मिनट, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। सब एक ही तरफ देखते हैं कि वो जो निगाहें हैं वो एक ही तरफ होती हैं, और किसी को किसी पर भरोसा भी नहीं होता कि क्या पता किसी की डील हो गई हो, क्या पता किसी की बात हो गई हो, या किसी ने अपनी बात कर दी हो। तो यहाँ पर मैंने जो देखा है, मैंने इतनी मीटिंग्स अटेंड की हैं, मैंने बीच में JUI को भी देखा, MQM के वाले भी थे, PTI वाले भी थे, और बाकी दूसरी जमातें भी थी, हकीकी थी, सारा था वो था। लेकिन मैंने वो जो एक यकीन और उसका देखे ना, उसका फुकदान देखा है, और यही सियासतदान की कमजोरी है जिससे फायदा उठा लिया जाता है, और ये बस ऐसे ही वो होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो पता नहीं कोई गाना था, ऐसा कुछ ऐसा था। चलें, बिल्कुल। मैं बसरा, शौकत महमूद बसरा की तरफ जाना चाहूंगा। बसरा साहब, तनकीद तो होती रही और कहा यह जाता रहा विद इन आपकी जो जमात है उसके अंदर भी कि नुकसान हुआ, एक जो है एक पॉलिटिकल लीडरशिप को थोड़ा सा बैकफुट पे कर सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स को आगे लाकर, वो एक स्ट्रैटेजी होगी बानी PTI के जी, सारे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है उतारे जाएं इलेक्शंस में लॉयर्स। लेकिन अब जो सूरत हाल है कोर कमेटी का, जो हमने कहा, उन्होंने कहा जी कि तमाम जो है वो गलतफहमियां दूर हो गई दूर। ज़मीर हैदर साहब, पहले तो जो कल शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दी का जो हमला हुआ है चेक पोस्ट पर, उसकी शदीद अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं, और हमारे जो शोहदा हैं, जो हमारा फ़ख्र है, हम उनको पूरी कौम की जानब से खराज तहसीन पेश करते हैं। 30 मार्च को एक बड़ा प्लान कर लिया आपने। मुल्क में वैसे ही इतनी महंगाई के नीचे गरीब जो है मर रहा है, और आप लोग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। या तो ये महंगाई के खिलाफ हो तो समझ आती है, आप अभी तक नताइज के खिलाफ जो है वो इंतखाबी नताइज के खिलाफ थे। ज़मीर हैदर साहब, मुझे आप बताइए, माशाल्लाह आप बहुत ही इंटेलिजेंट और बड़ा तजर्बा है आपका। आपके घर पे कोई डाका मारे और डाका मारने के बाद आपको कहे कि आए बैठ के हम आपस में मुज़ाकरात करते हैं, और आप कहें डाकू साहब मैं आपसे मुज़ाकरात कैसे करूं? मुझे बताइए कि क्या ये हम अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं? ये लोग जो इस वक्त अल्लाह नबी के नाम मुज़ाकरात करने के लिए नहीं कह रहे, आपके पास फोरम अवेलेबल है ना, मतलब मैं गुजारिश करता हूँ महंगाई के खिलाफ मार्च निकालने को समझ भी आती है। सायरा बानो साहिबा भी बता रही हैं कि इस वक्त हाल क्या है आम आदमी का। वो कहती हैं कि हम लोग इसका कोई नतीजा, कोई फायदा नहीं होगा। ज़मीर हैदर साहब वो भी निकाल चुके हैं बहुत बड़ा। ज़मीर हैदर साहब, जब 90% कौम आपके साथ खड़ी ना हो, आप जाली हुक्मरान हो, जाली वजीर आजम हो, जाली वजीर आला हो, तो मुझे बताइए कि किस तरह आप मसाइल को हल कर सकते हैं? आप मजीद मुल्क के अंदर अफरा तफरी बढ़ेगी, इंतशार बढ़ेगी। होना तो ये चाहिए था। आपने इलेक्शन क्यों करवाया था? क्या जरूरत थी आपको ये ढोंग रचाने की? क्या ये 70-80 करोड़ का जाया करने की? आप चुप करके अभी आ जाए ना। अब कोर कमेटी का मुझे बता दें, क्योंकि फिर मैंने राना एहसान साहब ये ज़मीर हैदर साहब बिल्कुल ये बात ज़हन में रख लें, किसी तौर पर चूंकि ये कोर इशू है, मैं बार बार इस बात पे आ रहा हूं, हमें कोई ये ना बताए कि आपके अवाम के वोटों पे डाका पड़ा है और हमें ये कह दिया जाए कि छोड़े जी छोड़े, अब आप आ जाएं जी, बैठ के बंदर बांट करते हैं, आप भी वजारत ले लें, आप भी हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब का वाज़ेह पैगाम है, जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। यहां पे तो ये बात ही नहीं हुई। बात तो ये हुई है कि इन हालात में एहतजाज इसी बुनियाद पे कर रहे हैं। ज़मीर हैदर साहब इसी बुनियाद पे एहतजाज कर रहे हैं, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं। हम ईद, रमजान में भी और ईद के बाद भी तमाम जो अवामी इश्यूज हैं और जो इन्होंने डाका डाला है अवाम के वोटों पे, उसके ऊपर बिल्कुल हम एहतजाज जारी रखेंगे। सही। और इस पे इत्तफाक हो चुका है कोर कमेटी। हाँ, कोर कमेटी में सुन लें, मैं आपको इत्तफाक हो गया कोर कमेटी के मैं फैसले आपको बता देता हूं। सर, मैंने राना एहसान कोर कमेटी के फैसले ये हैं कि कोई ठीक है, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुसन है, हर कोई बात करे, लेकिन पार्टी के अंदर रह करें, पब्लिक प्लेस पे कोई बात नहीं करेगा। दूसरी बात,
और हमने फैसला कर लिया है, फैसला कर लिया है जलसे जुलूसों का और धरने का भी, लॉन्ग मार्च का भी, हर किस्म का फैसला किया है। आपको सारी धरने का भी फैसला कर लिया। चलें आगे, आपका मौकफ आ गया, आगे चल के भी बात करते हैं। राना एहसान अफजल साहब, राना एहसान अफजल साहब, गुफ्तगू तो आपने काफी सारी सुन ली और यकीनन अब ये 30 मार्च को जो है एक आ रहा है, मतलब बड़ा इन्होंने प्लान कर लिया है एहतजाज इस्लामाबाद के अंदर और मुल्क भर से काफिलों को भी बुला लिया है। सायरा बानो साहिबा की भी गुफ्तगू आपने सुन ली, उनका ये ख्याल है कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, अब आवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। शौकत बसरा साहब का ख्याल है कि पंजाब जो है इस वक्त वो एक डाकू राज है, वहाँ पे लोग गुर्बत की वजह से डाके डाल रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है गुर्बत की वजह से, जाहिर बात है महंगाई की वजह से। और ये जो निगहबान आटा है यकीनन बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन हमने देखा कि उसमें भी कोई क्वालिटी पे मतलब बहुत तवज्जो नहीं दी गई और लोग उठा के फिर रहे हैं, उसी वक्त लेकर थैला खाली कर रहे हैं तसले में और दिखा रहे हैं कि जी ये मिल रहा है आटा। तो इन तमाम चीज़ों के को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इनका एहतजाज जो है वो सही है? अब जो है सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए ताकि मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़मीर साहब, डाकू राज तो बिल्कुल था 3-4 साल जब केपीके और 10 साल केपीके में जब नैब को वहां बंद कर दिया गया था और जिसकी शेर अफजल मरवत साहब ने भी तस्दीक कर दी कि करप्ट हुकूमत थी केपीके के अंदर, तो तब डाकू राज था। 4 साल जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 117 से 140 में चले गई थी, तब डाकू राज इमरान खान के जेरे साए अरूज के ऊपर था, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए एहतजाज जरूर करें, लेकिन ये नया किस्म का एहतजाज है जहां अमेरिका के अंदर IMF के सामने जो है वो शहबाज गिल और पीटीआई के फॉलोअर्स नारे लगाएं और अजीब अजीब किस्म के पाक अफवाज के खिलाफ भी नारे लगाएं, वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ वो एहतजाज करें और जब हम उसकी तनकीद करें तो ये कहें कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये अजीब किस्म का एहतजाज है। ये भी अजीब किस्म का एहतजाज है कि आप अपने सोशल मीडिया के जरिए आपके जो फॉलोअर्स हैं, और सबको पता है कि वो ट्विटर हैंडल्स किसके हैं और कौन वो सोशल मीडिया के लोग हैं और क्या वो ट्वीट करते हैं, वो 3000 ऑनलाइन पिटिशन जो है वो लोग फाइल करें और GSP+ स्टेटस को हमला आवर होने की कोशिश करें। ये पाकिस्तान के मफाद में तो एहतजाज नहीं है। और वो एहतजाज भी कि आप ख़त लिखें कि भाई पहले ऑडिट होगा, पहले ये हमारा मौक़िफ़ जो है उसको दुरुस्त माना जाए, उसके ऊपर जो है वो आज ही अमल दरामद हो, वरना आप IMF जो है वो लोन ना दे। तो ऐसा एहतजाज तो पहले हमने नहीं देखा। 2018 में रिग्ड तरीन इलेक्शन सिलेक्शन के जरिए ये हुकूमत में आए, कांधों पे चढ़ के इक्तदार में आए, और हमने तो ये ऐसा एहतजाज नहीं किया था। हमने तो मुल्क की सड़कें नहीं बंद की थी, हमने तो आम आदमी की जिंदगी में खलल नहीं पैदा किया था। इनको बार बार हम कह रहे हैं कि भाई आप जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जो 2018 में जब आप इक्तदार में थे, जब आपकी हुकूमत थी, जो आपने हमें रास्ता दिखाया था कि जाओ ट्रिब्यूनल्स में जाओ अदालतों में जाओ, आज भी वही रास्ता अवेलेबल है। या तो आप इतने अच्छे होते कि तब आपने कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाया होता कि थर्ड पार्टी ऑडिट हो रहा है। जब आपने कुछ ऐसा नहीं किया तो आज आप किस बुनियाद पे ये समझ रहे हैं कि आपके कहने के मुताबिक, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को ब्रेक लगा दी जाएगी और आपके मामलात जो हैं, जो झूठे साबित हुए माजी में, जो 4 हल्के खोले उसमें आप झूठे साबित हुए, जो 35 पंक्चर आपने लगा के मुल्क को धरने की जीनत बनाया, वो झूठे साबित हुए। तो अब आपके ये कहने पे सारा कुछ जो है वो हो जाए, वो ऐसे नहीं मुल्क चलता। जाएं उन अदालतों में, उन ट्रिब्यूनल्स में जिधर आपने हमें उंगली दिखाई थी कि इधर चले जाओ। बाकी देखें, एहतजाज अगर ये करेंगे सही तो करेंगे। तो इनका लॉन्ग मार्च भी देखा है हमने, इनके टोपी ड्रामे सारे देखे हैं। तो ये जो करना चाहते हैं करें, इजाजत ले लें। इजाजत नहीं लेंगे तो फिर पकड़ दकड़ होगी। जाहिर सी बात है, एहतजाज करना है तो उसके लिए इंतजामिया से इजाजत भी लेनी है, उनको स्केड्यूल भी देना है और फिर ये एहतजाज कर सकते हैं। राना एहसान अफजल साहब, मेरा जो सवाल था कि यकीनन मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छा मतलब जेस्चर दिखाया, जेल में भी जाकर लोग उनके कैदियों के साथ इफ्तारी की, सजाएं भी माफ की, वो उस पर भी मैंने आपसे सवाल किया था कि मतलब दूसरी तरफ जो क्वालिटी है, लोगों को अगर आप कुछ दे रहे हैं तो कम से कम इतना तो दें कि वो कुछ खा सकें। इस पर भी मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। आप सबकी इजाजत से मैं चाहूंगा कि राना एहसान अजल साहब आप जरा बात मुकम्मल कर लें और जो मैंने जाते हुए ब्रेक से पहले सवाल छोड़ा था उसका भी जवाब दे दें क्विकली। देखिए, ओवरऑल तो कोई ऐसे प्रॉब्लम क्वालिटी के नहीं आए और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी कामयाब स्कीम जा रही है। सबसे जो बड़ी बात है इसके अंदर वो ये है कि ये कोई पॉलिटिकली नॉमिनेटेड लोगों को ये आटा तकसीम नहीं हो रहा या ये राशन तकसीम नहीं हो रहा। इसके अंदर कोई MPA MNAs की कोई लिस्टें नहीं हैं। ये बिस प्रोग्राम के जरिए, ऑटोमेशन के जरिए ये सारा मैकेनिज्म हो रहा है और अगर कोई थोड़ी बहुत कहीं क्वालिटी इश्यूज आए तो उस पर नोटिस भी लिया जा रहा है, उसको इम्प्रूव भी किया जा रहा है। लेकिन हमें जो फीडबैक मिल रहा है वो बड़ा अच्छा है और अगर कोई इस तरह की कोई रिपोर्ट्स आएंगी तो आई एम श्योर कि पंजाब हुकूमत उसके ऊपर नोटिस लेगी और वहां इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। बहरहाल देखें, ये मरियम नवाज शरीफ एक प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर साबित हो रही हैं और अगर एक चीफ मिनिस्टर अवाम के साथ घुल मिल जाता है, वो जेलों में प्रिजनर्स के पास भी जाता है, वो पुलिस स्टेशन में भी जाता है, वो अस्पतालों का चक्कर भी लगाता है, वो सारा आप ऑन ग्राउंड मूवमेंट करता है और फिर पॉलिसी भी देता है, फिर उसके ऊपर पैरवी भी करता है, तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है। जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा मामलात को देख रही हैं। कोई इस पर सवाल नहीं है, बिल्कुल सही। नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन मेरा सवाल जो है वो वही था कि ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्राम, लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे डिसीजंस होने चाहिए कि महंगाई को कि जिन पर काबू पाया जा सके, ना जाए ये कि आप इसी तरह थैले देते रहें। ठीक है, बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करते हैं। मैं सायरा बानो साहिबा की तरफ जाना चाहूंगा। सायरा बानो साहिबा, ज़मीर साहब, इस पे एक फिक्रा आपने बात की ना, मियां नवाज शरीफ जो खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं, वजीर आजम बनने के लिए आए थे और उनका अब उनके हालात ये हैं कि वजारत उज़्मा से आते आते अब आटे के थैले पे उनका फोटो रह गया है। ये है इमरान खान की ताकत। आप अंदाजा करें से मैंने ये कोई बात नहीं की थी, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब का जिक्र नहीं किया, आपने ये सुने ना। इमरान खान अब जो आटे का थैला है उस पे मियां नवाज शरीफ का फोटो क्या कर रहा है कि आपके पैसे आपके घर से लगे हुए हैं। चलें, आपकी हमेशा ये आदत रही है कि आप चलें, मियां नवाज शरीफ साहब हारे हुए, मियां शहबाज शरीफ साहब हारे हुए, मरियम बीबी हारी हुई। आपका सवाल है, ठीक है। मैं सायरा बानो साहिबा की तरफ इजाजत दें जरा। मैं सायरा बानो साहिबा, आपने शौकत बसरा साहब की भी बात सुन ली थी। आपका ख्याल है कि अभी जो फोकस होना चाहिए वो आम आदमी की जिंदगी, गरीब की जिंदगी की तरफ, जो कि महंगाई के तले बुरी तरह इस वक्त जो है वो पिस चुका हुआ है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और IMF के साथ जिस तरह के मुआहदे किए जा रहे हैं, यकीनन हमारी मौशी सूरत हाल ऐसी है कि सख्त डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। मज़ीद जो है बोझ आवाम पर पड़ने जा रहा है, जो अभी तक की इतलात हैं। अल्लाह करे किसी तरह बच जाएं हम। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो भी इस हुकूमत बनी है, जो सियासी गठजोड़ हुआ, अब ये इनको मिल बैठकर जो है आगे मामलात को लेकर चलने चाहिए या ये ऑपोजिशन को ही संभालते रहें कि जनाब ओ भाई जलसे ना करो, ओ भाई धरने ना दो? ज़मीर साहब, ये तो आपको और मुझे दिख रहा है कि ये ऑपोजिशन या हम लोग एहतजाज करेंगे तो कोई इनके लिए प्रॉब्लम है, बट इनके लिए ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट के जो उनकी तरजीहात हैं वो दूसरी हैं। बाकी आपने हालात का जिक्र किया कि आगे हालात बहुत खराब और बुरे हैं, तो मैंने ऐसे बैठ के अक्सर चीजों को सोचती रहती हूँ। तो ये हमारे यहाँ सदका, खैरात, ज़कात और मुखैर हजरात बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, अवाम तो डिफॉल्ट हो चुकी है। तो ये थोड़े सदका, खैरात, ज़कात जो लोग किसी को खाना खिला देते, इफ्तारियां करवा देते, मदद कर देते, इस वजह से ये सारा थोड़ा सा बचाव हुआ है। अगर ये भी ना हो तो शायद आप पता नहीं, आप और हम अपने घर में भी महफूज ना बैठते। बाकी अब आप देख लें कि हुकूमत जो सारी काबीना बने हुए भी इतना अरसा हो गया, भाई खुदा के वास्ते कोई रोड मैप तो दे दें, कोई अगले 10 साल का प्लान दे दें कि 10 साल मेरे पे ये मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन उसके बाद मेरी जो आने वाली नस्ल है, को मेरे पोते पोतियां होंगी, उनके लिए पाकिस्तान एक सुकून से रहने वाली जगह होगा। लेकिन आपने शुरू में ब्लैक हॉर्सेस का जिक्र किया, यहाँ पर हमारी डार्क हॉर्स एक होता है जो कि पीछे से आगे रेस जीतता है। जी सॉरी, डार्क हॉर्सेस का सारे यहाँ पर डार्क हॉर्सेस ही है कि वहां पर आप मुझे बताएं कि पहले MQM ने जो बयानात आए कि 100% उनका तो 200% भैया तुम लोगों का भी मैंडेट जाली है एक गवर्नरशिप के लिए। अब मैं यहाँ पर आप भी प्रोग्राम काट देंगे कि मैं बताऊं कि कौन कौन से लोग आए हैं। फिर जिस तरीके से एक होता है
कि आप किसी एक उस पे सीट उनको दे रही नहीं, रिजर्व सीट, उसकी भी बंदर बाट आप सब उसमें हो गई है। ये सब अभी ये चीजें हमें देखने में मिल रही हैं कि आप भी जाकर अच्छी बात है, पैगाम 1 पेज का पैगाम भी हमें मिल रहा है और ये सब एहतजाज और जलसों के लिए मिल रहा है। फिर कल जो सारा कुछ हुआ, तो अभी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, आगे कुछ और चीजें भी आनी है। तो अभी आपने पहले दोनों मेरे कोलीग्स बात कर रहे थे आपस में, राणा साहब ने भी बोला कि अदालतें खुली हुई हैं, ये वो इधर, मतलब मैं तो, मुझे कोई कहता है तो आई एम सॉरी, मुझे तो कोई कहीं से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। मैं आपसे ज्यादा बोलूंगी तो फिर आप कहेंगे कि आपने बड़ा वोट लिया है, आप जाएं अदालत में जाएं, आपने 1 लाख से ऊपर वोट लिया, 1,01,000 कुछ या तकरीबन। जमीर साहब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये जो लोग हैं वो कहते हैं ना कि किसी बेहिस कौम का लीडर होना भी बहुत बड़ा आसानिया है। यहाँ पर अगर आप मेरे हलके की बात कर रहे हैं तो 2.5 लाख लोग तो वोट डालने के लिए निकले ही नहीं, 30% टर्न आउट था, 3 बजे तक लोग निकले नहीं थे। मैं कैसे मान लूं अपने 1,08,000 वोट भी? अगर मैं सच बोलती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सच को अपने पे भी अप्लाई करती हूँ। ये खुद ही से बंदर बांट करके कि अच्छा ठीक है, मार्जिन जो जीत का है वो हमेशा से उस सीट का 50,000 का ही आता है। चलें वो तो अब है ना, अब वो आपके पास, आपने नहीं जाना फोरम्स में, कोई एतमाद नहीं है, वो एक और मामला है। हाँ, मैं वैसी बात करी नहीं, लेकिन तो मैं तो जी बोले। तो आपने कहा ना ये जो एहतजाज और जलसे जुलूस, मैं तो सच में इस हक में भी नहीं हूँ कि वही आप वाली बात के एक अवाम वो रोटी के वांदे पड़े हुए और उनको हम निकाल कर, और यहाँ पर आपको कोई उम्मीद हो तो फिर आप बोले ना। इसका मतलब है आपका कहने का मकसद ये है कि क्योंकि इस वक्त लार्जेस्ट जो ऑपोजिशन है नेशनल असेंबली में, वो एक बहुत बड़ी आवाज है, उसको हुकूमत के ऊपर तनकीद पार्लियामेंट के अंदर रह के करनी चाहिए आवाम की बेहतरी के लिए, और अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, ये आप कह रही हैं? अच्छा तो खैर अल्लाह माफ कर दे, मुझे तो ये जो है इनसे कभी भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये कि हाँ जी पार्लियामेंट के अंदर रह के, और अब जो भी फोकस होना चाहिए वो खुदा के वास्ते कोई रोड मैप दे दें। ये हमें वो क्या कहते हैं उसको, सही रोड मैप मिल जाना चाहिए। राना एहसान अब्दुल साहब ने पिछले प्रोग्राम में याद है आपकी मामनत मांगी थी PIA की निजकारी के लिए, तो वो अगर एक अच्छी चीज होने जा रही है तो आप उसमें कम से कम तो सपोर्ट दे। इनके जो पार्टनर, इनके जो आईनी होते दौरान एंजॉय करने वाली पार्टी साथ बैठी हुई, उन्होंने मना कर दिया कि ये हम नहीं करेंगे। अभी तो 18वीं तरमीम है, नहीं खैर वो उस वक्त तक बोलते रहेंगे और ये हो भी जाएगा, और उसके बाद फिर वो काबीना में आएंगे। ये इतलात हैं अभी तक ये कि जी वो, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका कैपिटल है, प्रो लेबर पार्टी है वो, तो इसलिए वो एहतजाज तो करेंगे। इन बड़ी PIA तबाह कर दी है, भर्तियां कर करके स्टील मिल को तबाह कर दिया, और फिर प्रो लेबर नौकरियां तो मिली ना लोगों को, ठीक है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली आप उनको सही नहीं चला सके, तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि नौकरियां नहीं देनी चाहिए थी। तो ये जमीर हैदर साहब, पाकिस्तान पे बोझ बढ़ गया, इदारे को खोखला कर दिया, इदारे को खोखला कर दिया। सही, चलें बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ना भी करे ना और सबको घर बैठे तनख्वाह मिले तब भी खसारा नहीं, तब भी PIA फायदे में है। सही। शौकत बसरा साहब, सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं। PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड तो अभी तक KP है, इसके अलावा आप लोग पंजाब से भी कोई मुकाबला ठीक कर रहे हैं कि नहीं? जमीर हैदर साहब, मैं समझता हूँ, कहते हैं ना आपकी सादगी पे मर ना जाए कोई, मेरे ख्याल में आप इतने सादा नहीं है ना मासूम है, आपको एक एक बात का पता है। जमीर हैदर साहब, आपके घर पे डाकू डाका मार ले तो आप कहें कोई बात नहीं, डाकू ने डाका मार लिया है, अब डाकू के साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, दोबारा कहते हैं बताओ भाई आगे डाका मारने के क्या क्या आपके पास। कब कहा है कि डाकू के साथ बैठ जाएं? मेरी गुजारिश सुन लें ना, कब कहा है कि डाकू के साथ? हैदर साहब, बुनियाद से लें, जिस चीज की बुनियाद झूठ, मुनाफकत, 2 नंबरी, और ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे तो हैं,
जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, इनके इंटरेस्ट दुनिया से बाहर है, इनका पैसा बाहर है, आपने अमजद खान नियाजी साहब को टिकट नहीं दिया। अच्छा, देखिए आपने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स, पीटीआई के बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स को इग्नोर किया है। मैं अपनी बात पे फिर आऊंगा। ये भी तो देखिए ना, मैं आपकी बात का जवाब पहले टिकट्स पे इग्नोर किया, फिर सेनेट की टिकट्स पे इग्नोर किया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि आप दिन दिहाड़े आप अवाम के मैंडेट पे डाका मारें। ये जाली आपका सदर, जाली आपका वजीर आजम, जाली आपकी वजीर आला जी, और आप क्यों बात पे नहीं आ रहे? बसरा साहब, शौकत बसरा साहब, शौकत बसरा साहब, इसका एक ही जवाब है। फिर अगर आपको लगता है कि डाका पड़ा है, फिर नेशनल असेंबली से भी निकल आए, रिजाइन करें, बहुत अच्छी बात कही है, छोड़ें, पंजाब में जो सीटें जीती हैं रिजाइन कर दें। आप आगे, आप पहले हल्फ भी उठा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी डाका, आगे की बात करें। सेनेट के इंतखाबात सर पे हैं, उसमें क्या लाहे अमल है? भाईजान आपने बहुत अच्छी बात की है, जो अभी सायरा ने बात की है ना, सायरा की बात को आगे बढ़ाता हूं। यहां पे ना कोई आइन है, ना कानून है, ना इदारे हैं, ना कोई इंसाफ है। यहां पर जुल्म और जबर की हुकूमत और नाइंसाफी की हुकूमत और इंशाल्लाह नहीं रहेगी, क्योंकि कुफर की हुकूमत रह सकती है, बाकी ये हुकूमतें जुल्म की नहीं रह सकती। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, जो मांगते रहेंगे। आपने कहा सेनेट, हम बिल्कुल ये आपकी बात जो आप कह रहे हैं ना, हम एहतजाजन हमने हल्फ उठाए हैं, हम कोई सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए हमने हल्फ नहीं उठाए। अगर हमने सिस्टम का हिस्सा बनना होता। सेनेट के इंतखाबात की क्या स्ट्रेटेजी? सेनेट के इंतखाबात लड़ेंगे, इंतखाबात लड़ेंगे, अपने लोगों को मुंतखब कराएंगे। सायरा ने कुछ बोला है, मैं समझ। सायरा क्या कह रही हैं आप? सायरा क्या कह रही हैं? बोल दें। लेकिन जिधर कोई पैसा होएगा ज्यादा बोली लाएगा। अच्छा अल्लाह खैर सलाह। चलें अब मैं चाहूंगा राना एहसान अब्दुल साहब, आप लोगों के भी मामला सेनेट के हवाले से बड़े पीटीआई पार्टी के अंदर जो है वो बड़े मामला गड़बड़ हुए हैं। मतलब बड़े बड़े नाम, ख्वाजा साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ, आबिद शेर अली, रोयल असगल, राना सनाउल्लाह, और दो जो पहले थे उनको भी बिल्कुल, मुशाहिद हुसैन सैयद और डॉक्टर आसिफ करमानी। ये क्या स्ट्रैटेजी है? कुछ नाराजगियां थी या इन लोगों को किसी तरह और फिर जाके, क्योंकि बड़ी बेचैनी पाई जा रही है पीएमएलएन के अंदर भी, कुछ डाइसेंटिंग नोट्स आ रहे हैं लीडरशिप के ऊपर। सारी पार्टी हारी हुई है, जाने दे ज़मीर हैदर साहब, नवाज शरीफ हार गया। सर राना साहब, सर एक सेकंड सर, आपने पीएमएलएन ज्वाइन की है बसरा साहब? राणा साहब ने भी पता है, राणा साहब ने पता है सारी पार्टी हार गई है। तो अच्छा, राणा साहब पक्का जब मुंह करके राणा साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी हुई है सायरा बानो के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को टिकट दिलवाकर। चले जी राणा साहब, सायरा बानो साहब, ये तो अब रहेगा। आप बैठी हैं उनके पीछे, राजा रियाज के, जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बिल्कुल पीछे नहीं बैठी थी। नहीं जी। राना एहसान अफजल साहब, सेनेट के टिकट्स के हवाले से पार्टी ने देखें फैसला कर दिया, और टिकटिंग ये लिमिटेड सीट्स अवेलेबल थी, तो उसके अंदर जहां देखें अब पार्टी के अंदर अगर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने फाइनेंस की सीट को संभालना है, तो डेफिनेटली उनको वो जो लॉन्गेविटी ऑफ सी पार्टी, सेनेट का लीडर हार गया, कौन सी पार्टी? छोड़े यार राणा साहब, पक्का मुकर। बसरा साहब प्लीज, गुजारिश है सर। मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सेनेट के अंदर मेरा ख्याल कोई डिसेंट आई है विद इन द पार्टी, और पार्टी लीडरशिप का फैसला है। लेकिन अगर आएगी तो ऑब्वियसली उन लोगों से मिलके उनके जो इश्यूज हैं रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा सीरियस कोई डिसेंट नहीं आएगी। ज़मीर हैदर साहब, जावेद लतीफ साहब कहते ने असी कठपुतली हैं, सीरियस कोई जावेद लतीफ साहब कहते हैं हम कठपुतली हैं, हमें नहीं पता अभी आए हैं, फलां कहां से आ रहे हैं, हुकूमत कौन बना रहा है। चलें मैं राणा साहब, बात यह है कि ठीक है डिसेंट है, लेकिन क्या ये कोई विद इन पार्टी रिफ्ट बढ़ती जा रही है? पहले जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत वोकल हो गए, मोहम्मद जुबैर साहब भी वोकल हो गए, वो तो अब ये भी कह रहे हैं कि भी मुझे फलां से मीटिंग के लिए इन दो शख्स ने, मरियम नवाज साहिबा ने, और उन्होंने कहा था जाने को मिलने को। तो वो उस तरह की अगर वॉइसेस बढ़ना शुरू हो गई तो इन्हीं वजूहात की वजह से होंगी ना? देखें अब पार्टीज के अंदर ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि काफी लोग जो हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो पार्टी के साथ उस तरीके से जुड़े नहीं हुए जिस तरह पहले जुड़े हुए थे। कुछ लोगों की अकोमोडेशन नहीं हुई, वो इख्तलाफात बनते हैं, कुछ और वजूहात होती हैं, लेकिन
अब जितनी बड़ी पार्टी है उसके अंदर ऐसी चीजें होती हैं। बहरहाल लीडरशिप इन चीजों का नोटिस लेती है और उन लोगों को फिर मनाने की भी कोशिश की जाती है कि ऐसा ना हो। तो ये देखें, प्रोसेस हमेशा बड़ा एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है और सब लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जाता। तो अभी पार्टी ने जिन लोगों को मौजू समझा कि जिनकी अभी रिक्वायरमेंट है, रोल है, उनको उन्होंने अकोमोडेट कर लिया, लेकिन बहुत सारे सीनियर लीडर्स नहीं अकोमोडेट हो सके। तो पार्टी लीडरशिप लोगों से मिलकर बिल्कुल सही फरमाया आपने, सही, बिल्कुल सायरा बानो ने जो कहा कि बोरियां खुल रही हैं पैसों की, उस तरह का मामला नहीं है। वो यकीनन एक पॉलिटिकल डिसीजन है। सायरा बानो साहिबा, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा सायरा बानो साहिबा, लेकिन अब सेनेट के लिए मुश्किलात बहुत सारी है ना। देखें अब पार्टीज को अनवारुल हक काकड़ साहब, फैसल वाडा साहब जैसे इन लोगों को भी अकोमोडेट करना है, तो यकीनन इन्हीं लोगों की हुकूमत है, इन्हीं लोगों की हुकूमत है। जब अगर हुकूमत थाली में रखकर दी गई है, सिंध हमारा प्लेट में रखकर दिया गया है, तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हुआ है ना, तो इन तीन को एकोमोडेट करना पड़ेगा। और यूसुफ रजा गिलानी साहब जितने मर्जी हॉट फेवरेट हो, अनवर काकड़ तो ज्यादा हॉट फेवरेट है। नहीं, किस स्लॉट के लिए? नहीं, यूसुफ रजा गिलानी साहब तो सेनेटर हो चुके हैं, बन चुके। नहीं, चेयरमैन सेनेट की बात कर रही। अच्छा, वो मामला सेटल, हमारी इतलात ये है कि वो सेटल हो गया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ही चेयरमैन सेनेट होंगे। चलो सही है। ब्रेक का वक्त आ गया, प्लीज माजरत से शौकत महमूद बसरा साहब, राना एहसान अफजल, सायरा बानो साहब, तीनों हज़रात का शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे अकबर एस बाबर साहब, जो पीटीआई के हवाले से दोबारा उन्होंने एक दरखास्त दे दी है वजीर दाखिला को कि कितना अरसा गुजर चुका हुआ है फॉरेन फंडिंग का केस, क्यों उस पर फैसला नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे ज्वाइन किया है अकबर एस बाबर साहब, फाउंडिंग मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का। बाबर साहब, आपने खत लिखा है मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब को, और आपने उसमें कहा है कि बहुत ज़माना हुआ, 20 माह हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ फॉरेन फंडिंग फैसले के केस के फैसले के को आए हुए। अब आपने फिर दोबारा सारी डिटेल्स लिखी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या फैसला कमजोर था जिसकी वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, इसलिए आपको खत लिखना पड़ रहा है दोबारा? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है फैसला तो बड़ा भरपूर फैसला था और उसमें तमाम तफसीलात भी मौजूद हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सिस्टम में ये कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ये इस पे जो अमल दरामद है उसमें रुकावटें खड़ी होती हैं और इनिशिएटिव नहीं लिए जाते। अब देखिए, जो ये खत लिखा है, जैसा कि आपने कहा कि 20 महीने बाद फैसला आ चुका है, उस पर अमल दरामद होना बाकी है, लेकिन आज के जो हालात हैं आप देखें कि जिस किस्म की, जो मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मन सियासत हो रही है और खासकर बैरून मुल्क में पाकिस्तान के जो बुनियादी मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, फंड रेजिंग होती है, फंड्स इकट्ठे होते हैं। और मैं उसकी आपको इस तरह मिसाल देता हूँ कि 2003-04 में भी मैंने ड्राफ्ट किया था, फाउंडिंग चेयरमैन ने उसको दस्तखत किए थे, IMF को हमने लेटर लिखा था, लेकिन उस लेटर में और आज के लेटर में फर्क ये कि उस वक्त हमने IMF से कहा था कि पाकिस्तान को जो कर्जे हैं वो सॉफ्टवेयर टर्म्स में दें, यानी इंटरेस्ट रेट्स और कम करें ताकि लोगों पे बोझ कम पड़ो, पाकिस्तान पे बोझ कम पड़े। आज उसके बिल्कुल मुखालिफ सियासत हो रही है। तो देखिए, ये जो अकाउंट्स हैं, इसकी निशानदेही जब हो चुकी है, पीटीआई इसको तस्लीम कर चुकी है कि इन अकाउंट्स में फंड रेजिंग हुई है, और इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसने 21 ऑर्डर्स पास किए कि आप बैंक स्टेटमेंट्स दें, इन्होंने रिफ्यूज किया। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स मौजूद हैं, फिर फैसला आ गया। फैसले में तो वो तमाम हकायक थे जो स्टेट बैंक के जरिए रिकॉर्ड आया था, जो मुल्क से बाहर बड़े पैमाने पे अकाउंट्स खुले हुए हैं जिसमें पीटीआई के नाम पे फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि मुकम्मल गैर कानूनी काम है। आप बाहर अकाउंट्स पार्टी के नाम पे खोल ही नहीं सकते, इंडिविजुअल पाकिस्तानी सिर्फ डोनेशन दे सकता है, और वो बड़े पैमाने पे काम जारी है। और फिर जिस किस्म की जो इस वक्त जो वहां पे पूरी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च की जा रही है, हम पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर है, तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये सियासी जमात जो है ये बिगाड़ के लिए नहीं बनी थी, पाकिस्तान को बनाने के लिए बनी थी, पाकिस्तान को बिगाड़ने के लिए तो नहीं बनी थी। तो जाहिर है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसकी बार बार निशानदेही करूं
कि देखिए ये मामलात, ये सबूत आ चुके हैं, कार्रवाई करना हुकूमत वक्त का काम है। और आजकल तो डिजिटल एज है और उसमें ये लीगल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट्स भी मौजूद है, जिसमें आप बहुत सारे ऐसे कवानीन इन्वोक कर सकते हैं कि जहां पे एक आईनी इदारे के फैसला मौजूद है कि गैर कानूनी अमल हो रहा है, गैर कानूनी तौर पे अकाउंट्स खोले गए हैं, उनकी तमाम तफसीलात आप हासिल कर सकते हैं डिजिटल एज में, और वो ममालिक कोऑपरेट भी करते हैं। हमारी ये कमजोरी है। देखिए, आपने रिट ऑफ द स्टेट इस मुल्क में कायम करनी है, इन लोगों को अकाउंटेबल लाना है। ये जो पैसा जो है ये सोर्स है, आप फाइनेंसिंग को चोक करेंगे तो ये कार्रवाइयां खुद ब खुद कम होने लग जाएंगी। तो ये इसलिए आज के हालात के मुताबिक मैंने ये समझा कि अभी एक नई हुकूमत आई है, इससे पहले भी मैंने लिखा था, अब इनसे हम तवक्को करते हैं कि ये इस पे फौरन अमल करेंगे। तो ये किस तरह, मतलब अगर कुछ बैरूने मुल्क इस वक्त पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और वहां से आपका क्या ख्याल है कि उन लोगों को भी पकड़ कर लाना चाहिए, और अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है तो उसको कैसे परसू करेंगे? क्योंकि यकीनन अगर फॉरेन फंडिंग है, इलीगल फॉरेन फंडिंग है, तो उसके पीछे कुछ वहां पे पाकिस्तान मतलब मुलव्विस लोग होंगे जो भेज रहे होंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि उनको भी पकड़ना चाहिए ताकि मजीद चीजें सामने खुलें कि किस तरह फंडिंग होती रही? यकीनन देखिए, मसलन आप भारत की मिसाल ले लीजिए, वो ड्यूल सिटीजनशिप भी नहीं देता, वो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं कार्ड देता है, और उनके पास दोहरी शरीयत नहीं होती जो अमेरिका की शरीयत लेता है, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, वोट नहीं दे सकते। तो हमारी जो मुल्क है, अगर किसी कानून की जरूरत है तो कानून भी यहाँ पे लाया जा सकता है, लेकिन मामला बड़ा सीरियस है। और जो पाकिस्तानी इसमें मुलव्विस है उनकी आप सिटीजनशिप को खत्म कर सकते हैं, उनके यहाँ पे असासे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कि ये एक, और इंटरनेशनल लॉज मौजूद है। देखिए ना, आप जब तक मुतहर्रिक नहीं होंगे, आपके पास रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट है, आपके पास एजेंसीज है, आपके पास एग्रीमेंट्स है इंटरनेशनल, आपके पास फैक्ट्स है, आपके पास एविडेंस है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने कार्रवाई करेंगे, अपनी रिट ऑफ द स्टेट इन्फोर्स करेंगे तो ये मामला काबू में आएंगे और नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई के लोग जो हैं अपने आप को ओहदेदार जाहिर करके ये इस काम में मुलव्विस है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। सही सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, आपके वक्त। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।